और आज बात एक जज साहब की। जज साहब के पास पैसों का ढेर कैसे आया? न्याय पेचीदा हो ही नहीं सकता है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अपराधी नहीं है या जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। बस यही तो न्याय है, न्याय कुछ नहीं है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर किसी महिला के स्तनों को छुआ जाए और उसके नाड़े को जबरिया खोल दिया जाए तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। क्या आईएएस और आईपीएस जो पेपर पढ़ के पास करके आए हैं उनके भ्रष्टाचार में और जो जजेस का भ्रष्टाचार है उसमें आप अंतर देखिएगा। फायर ब्रिगेड ने कमरे को खोला और फायर ब्रिगेड की आंखें इतनी चौड़ी हो गई, फायर ब्रिगेड अफसर की आंखें इतनी चौड़ी हो गई, समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। लेकिन इनको अपने कमरों का नहीं पता है, कमरों में क्या हो रहा है। कमरों में 15 करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं। पेपर पढ़ के 2 किताबों के रट्टा मार के आप न्याय नहीं दे सकते। जज ये डिसाइड करेगा कि हिंदू कैसे होते हैं तो जुडिशरी सब कुछ करेगी, पर वो जुडिशरी के काम नहीं करेगी। तो ये जो कोलाइजन की प्रक्रिया है, ये कोलाइजन न्याय इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं है कि हम न्याय को पेपर पास करके समझ सकें। जो सस्पेंड होना चाहिए था, जिसको या खुद से कोई नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसका ट्रांसफर करना पड़ा है। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात एक जज साहब की। हुआ यूं, दरअसल यूं कि जज साहब थे नहीं, जज साहब के सरकारी आवास में आग लगी और जब जज साहब के सरकारी आवास में आग लगी तो आनन फानन में घर के लोगों ने फायर ब्रिगेड को बोल दिया, कॉल किया और अलबत्ता फायर ब्रिगेड आया और फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दिया, लेकिन बात यही दब जाती, बात यही खत्म हो जाती तो अलग बात होती। लेकिन फिर फायर ब्रिगेड ने सोचा साहब अलग अलग कमरों को देख ले कि वहां पर आग की तो तपिश नहीं है, कहीं वहां आग लगने की संभावना तो नहीं है। तो फायर ब्रिगेड ने कमरे को खोला और फायर ब्रिगेड की आंखें इतनी चौड़ी हो गई, फायर ब्रिगेड अफसर की आंखें इतनी चौड़ी हो गई, समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि जितनी ऊपर छत थी उतनी ही नोटों के बंडल, नोटों की गड्डियां लगी हुई थी। जज साहब जो लाखों में सैलरी लेते हैं, लेकिन एक कमरे में करोड़ों रुपए कैश रखे होते हैं। कैश यानी कि नोटबंदी के बाद भी जज साहब के पास इतना कैश है और इतना कैश है और कैश की ऐश है। तो जज साहब ऐश और कैश में मौज ले रहे हैं। दरअसल जब ये मामला तूल पकड़ा और फायर ब्रिगेड के अफसरों ने ये बात जहां तहां मीडिया में पहुंची और मोदी के कान तक पहुंची और कहा जाए सरकार तक पहुंची, और फिर वही पुरानी कुत्ता फजी थी, वो शब्द ठीक नहीं लेकिन बोलना पड़ रहा है, हुई सोशल मीडिया में थुथु हुई। उसके बाद देश के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने जज साहब का तबादला कर दिया और जज साहब आए थे इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। इलाहाबाद से दिल्ली आए और कहा जा रहा है कि जज साहब को उठाकर वापस इलाहाबाद उनका तबादला हो गया। खैर, अब इलाहाबाद बार काउंसिल ने कह दिया कि साहब हम जज साहब की किसी केस में या फिर उनको जज मानेंगे नहीं, उनके खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। तो कॉलेजियम सिस्टम पर और जजेस साहब की मेहरबानी पर लगातार सवाल तो उठता है, क्योंकि जज ये डिसाइड करेगा कि आपकी मेरी मान्यताएं क्या है। जज ये डिसाइड करेगा कि हिंदू कैसे होते हैं। जज ये डिसाइड करेगा कि नुपुर शर्मा के एक शब्द और एक सेंटेंस बोलने से पूरा देश जल रहा है। और कल मेरी चप्पल भी टूट गई थी तो मुझे लगता है वो भी नुपुर शर्मा के हिसाब से हुआ है, क्योंकि मां महिमों ने यही कहा है, न्यायाधीशों ने यही कहा है कि देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है वो नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है। और न्यायाधीश लगातार तमाम उलूल जुलूल बातें करते हैं और एक न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर किसी महिला के स्तनों को छुआ जाए और उसके नाड़े को जबरिया खोल दिया जाए तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। दरअसल मैं पत्रकार हूं और इस देश के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19A का भरपूर प्रयोग करते हुए अपनी बात को कह रहा हूं। और मेरे साथ राहुल तलान है जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ दूसरी तरफ जो है वो एडवोकेट देव लोहान है, कानूनी पेशे से आते हैं, एडवोकेट साहब हैं, पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, देश हित की बातें भी करते हैं और लगातार आप मेरे साथ इनको देखते हैं। और राहुल भाई के साथ तो पुरानी याराना है, ये भी चुनाव का प्रबंधन देखते हैं, मैं भी चुनाव का प्रबंधन थोड़ा बहुत देखता हूँ, इनकी शागिर्दी में सीख रहा हूँ दरअसल। तो समझने की कोशिश करेंगे ये जज साहब के पास पैसों का ढेर कैसे आया। क्या वो जो किताब मेरे पास भी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं भी मतलब लॉ का छोटा सा छात्र हूं, है ना,
तो मेरे पास भी वो किताबें हैं, क्या पता वो किताबें रात में नोट बना देती हूँ, पर मेरी तो बनती नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों लोगों का स्वागत है और दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। सबसे पहले राहुल भाई, क्या कहते हैं ऐसे जज साहब को आप? क्या कहा जाए, देखिए बड़ा हास्यास्पद है ये। इन्होंने क्या है कि सारे के सारे जितने भी आजकल ये जुडिशियरी है, जुडिशियरी ने ठेका ले रखा है हर चीज में नाक घुसाने का। अब इनकी जो नाक है वो अपने लोगों को नहीं सूंघ पा रही है कि इनके यहाँ क्या क्या खेल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस को पता नहीं चलता है। देखिए, जो सस्पेंड होना चाहिए था, जिसको या खुद से कोई नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसका ट्रांसफर करना पड़ा है। तो न्यायिक सुधारों की बहुत लंबे समय से मांग है इस देश की, लेकिन उसकी तरफ इन जो भी महानुभाव हैं, महामहिम हैं और खुद को अपने आप को सबसे बड़ा मानने वाले हैं, तो उनका ध्यान नहीं जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम पे लड़ाई लड़ते रहेंगे और एक ही गिने चुने परिवारों में कभी गेंद उधर के, कभी इनका बेटा बन जाएगा, कभी उनका बेटा बन जाएगा। बेटा गे भी हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो बेटा गे है तो भी बन जाएगा वो, जब क्योंकि चीफ जस्टिस का बेटा रहा है या हाई कोर्ट के जस्टिस का बेटा रहा है, तो इनके लिए इतने सारे प्रिविलेजेस हैं इस देश में। और इन्होंने सबने, ये एक तरीके की एक नई प्रजाति बन गई है जो देश से ऊपर है, देश को ज्ञान देंगे, हर एक चीज पे ज्ञान देंगे। इनको ये भी नहीं पता है विधायिका की सीमा में कहां घुसना है, न्यायपालिका की क्या सीमा है। इनकी कोई सीमा नहीं है, ये कहीं भी घुस सकते हैं। लेकिन इनको अपने कमरों का नहीं पता है, कमरों में क्या हो रहा है। कमरों में 15 करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं। देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं भी हूं, कि एक जज से किसी मंतों में ज्यादा ही कमा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार पैसे की कमी पड़ रही है। लेकिन इनकी गाड़ियां देखिए, आप सड़क पे कभी जाएंगे, आप कभी लंबा टूर करिए कहीं का, मैंने बहुत सारे किए हैं, तो मुझे पता है बहुत बड़ा प्रेस वाले तो इतना छोटा सा प्रेस लिखवा के घूमते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जो भी एक जज होता है, वो सेशन कोर्ट का जज भी हो और वो सबसे लोअर कैटेगरी वाला जज हो, इतना बड़ा, उसका ना हाफ शीशा जो गाड़ी की विंडो का जो विंड स्क्रीन होती है आधी ढकी हुई होती है कि ये जज साहब जा रहे हैं, और उसमें पता नहीं जज साहब हैं भी या नहीं भी हैं। और इनको बहुत सारे प्रिविलेज चाहिए, इनको टोल पे भी फ्री चाहिए क्योंकि जज साहब हैं ये, और इनको पुलिस भी इनको हाथ नहीं दे जाए। अगर जो पुलिस ने हाथ दे दिया, अगर जो इनकी गाड़ी चेक हो गई, तो इनकी अस्मिता पे सवाल आ जाता है। तो ये जो इस देश की जनता के साथ हो रहा है, देखिए वैसे तो ये सब कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी है इन पे देश में, लेकिन इनकी खुद की जिम्मेदारी क्या है इनको पता नहीं है किसी को भी। और ये देखिए, इस देश के साथ ना आम नागरिकों के साथ बड़ा भद्दा मजाक हो रहा है इस देश में। जैसे सिर्फ जज ही नहीं, इसमें बहुत सारे आईएएस आजकल एक अलग कैटेगरी बन गई है। जैसे डॉक्टर से शादी करता है ना, आजकल आईएएस से शादी कर रहा है सिर्फ। तो ये एक अलग वर्ग बनता जा रहा है सोसाइटी में। जजों का एक अलग वर्ग है, आईएएस का अलग वर्ग है, पॉलिटिशियन का अलग वर्ग है, और बाकी जो रह जा रहे हैं वो देश में आप और हम हमारे जैसे लोग हैं जो इस पे बात करेंगे, लेकिन उनका भला कुछ नहीं होगा कभी भी। ना आपकी फैमिली में से कोई जज बनेगा, ना मेरी फैमिली में से बनेगा। एडवोकेट बन जाएंगे, बस बार काउंसिल तक रह जाएंगे, उनको मेंबरशिप मिल जाएगी, बाकी उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि जज तो वही बनेंगे जो पहले आजादी के समय थे, या उनके बेटे, उनके नाती और उनके पोते, उन्हीं की जिम्मेदारी है। बाकी कुछ लोग बना दिए जाते हैं, एससी से कुछ उठा लिए जाते हैं कि चलो भाई इतने सारे जज हायर हो रहे हैं और उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो कुछ एससी से उठा लो 10-15, कुछ ओबीसी से उठा लो 70-75, बाकी कितने हैं किसी को कुछ नहीं पता है, कहां से आए, क्यों आए, और किसी को यह भी नहीं पता क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी, वो गे थे या नहीं थे। और बाकी उनको इस देश पे थोप दो बस, और फिर वो आके कानून का पाठ पढ़ाएंगे। फिर वो बोलेंगे कि भाई जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, अगर जो जज साहब एलजीबीटी से रहेंगे तो वो बोलेंगे भाई इनके भी अधिकार हैं इस देश में। पता नहीं इस देश की कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं, जो न्यायिक सुधार होने चाहिए। देखिए वैसे तो इस देश में बहुत सारे सुधार होने चाहिए, लेकिन दो सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, एक पुलिस सुधार और एक न्यायिक सुधार। लेकिन इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, ना कोई राज्य सरकार पुलिस सुधार के लिए तैयार है, और माननीय जज साहब तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वही तैयार नहीं है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। तो जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, आप सोचिए, आपको लगता है कि जिनके घर में 15 करोड़ रुपए मिले उन्होंने न्याय दिया है जनता को? न्याय देते तो 15 करोड़ रुपए नहीं होते जनता अरे को। शिबू सोरेन पर सीबीआई का केस चल रहा था, वो सीबीआई का केस खत्म हो गया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है,
मैं ये नहीं कह रहा उन्हीं जज साहब ने किया, लेकिन को रिलेशन है भाई साहब जज साहब का। तो शिबू सोरेन का केस खत्म हो गया। मैं आपको झारखंड के एक आईपीएस एक महिला की बात बताऊं, जिस महिला पर केस चल रहा था, जो जेल गई थी। जी दिल्ली हाई कोर्ट ने पता नहीं क्यों उसको, या फिर खबर है ऐसी, मुझे नहीं पता, कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है, बहाली हो गई है। तो राहुल भाई सवाल तो उठता है। देव लोहान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? लोहान जी, आवाज आ रही है? देव भाई, आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है देव भाई पर आवाज नहीं जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मैं फिर वही आ रहा हूं आपके पास, कि आखिर कैसे कैसे क्या जाएगा तलान साहब? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा आपके नैतिक और मेरे नैतिक मूल्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि LGBTQ+ कुछ होता है कि नहीं होता है। वोकिज्म को डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम करेगी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करेगी। जुडिशरी ये डिसाइड करेगी कि किसान कौन है, किसान कौन नहीं है। जुडिशरी संसद के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून को लात मार के बाहर कर देगी। तो जुडिशरी सब कुछ करेगी, पर वो जुडिशरी के काम नहीं करेगी। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देव लोहान जी जज नहीं बन सकते हैं। देव लोहान जी को एग्जाम क्लियर करना होगा, वो भी सेशन कोर्ट में जाएंगे देव लोहान जी। लेकिन चंद्रचूड़ जी के बेटे, आप देखिएगा, आप और हमारे सामने ही वो एक दिन इस सुप्रीम कोर्ट को सुशोभित करेंगे और यहाँ वो अपने दादा के तरीके से न्याय सुनाएंगे, अपने पिताजी के तरीके से न्याय देंगे। और वो न्याय, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिन्होंने कभी भी जमीन पे काम नहीं किया, जो जमीन को नहीं जानते हैं, जो सोने की चम्मच पैदा लेके हुए, और वो न्याय देंगे आपको। और हम देखिए, कुछ दिन की बात है, मैं बता रहा हूं आपको, देख लीजिएगा कुछ दिन में ही, कि वो किसी हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में 4-5 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होंगे, हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और उनको सुप्रीम पता है अपॉइंट करने वाले कौन होंगे? वो हो सकता है कि तब तक वो जो गे जज बनाए गए हैं अभी, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, फिर वो उनको अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी ने उनको अपॉइंट किया है। तो यही तो गेम चल रहा है इस देश के साथ। वो अभी वो जज नहीं बन पाए, जो गे है ना, वो जज नहीं बन पाए। देव लोहान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप बोलिए। चलिए, आप थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत थी, अब आप बोलिए प्लीज। आपने राहुल भाई को सुना और मुझे भी सुना, मैंने तो मैं राहुल भाई के शब्दों का और आपके शब्दों का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ श्रीकांत भाई, और मैं लगभग इन बातों से सहमत भी हूँ। लेकिन एक देश को चलाना, और वो भी 150 करोड़ लोगों के एक देश को चलाना, अपने आप में बहुत मुश्किल है। ये मैं जो देश चलाने की बात कर रहा हूँ, ये उन व्यवस्थाओं से ऊपर की बात है कि आज हम किस व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं। बेशक आज हमारे पास, हम नरेंद्र मोदी के युग में हैं, हम सारे हिंदूवादी सरकारों और एक सही तरीके से जी रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, तो उस व्यवस्था को जो चोट पहुंचती है, तो वो बहुत खतरनाक है। इतिहास में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं में इन्हीं वजह से जनता उद्वेलित हुई। एक घटना ग्रीस की है, तो इस चीज में ना, एक घटना मैकियावेल के बाद, ग्रीस की घटना के बाद एक घटना और पढ़नी जरूरी है। जब मैसेडोनिया का एक छोटा सा प्रिंस ने आरियाना नाम के एक बहुत बड़े राज्य के क्षत्रप को चुनौती दे दी थी, और उस क्षत्रप के पास मैसेडोनियन प्रिंस से लगभग 50 से 60 गुना बड़ी सेनाएं थी। उसके बावजूद वो सारी की सारी सेनाएं हार गई। और उसके बाद क्या हुआ? कई बार हम है ना कहते हैं कि हीरे खोजने के चक्कर में हमने सोना भी गवा दिया। तो ये जो कोलाइजन की प्रक्रिया है, ये कोलाइजन न्याय इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं है कि हम न्याय को पेपर पास करके समझ सकें। देव लोहान क्यों जज नहीं बन सकते एकदम से? क्योंकि देव लोहान सोचता है कि भाई मैं पेपर पढ़ लेता हूँ, वो पेपर हो जाएगा, पेपर पास होते ही मैं जज बन जाऊंगा। इसी सेम प्रणाली के हिसाब से हम IAS और IPS लगाते जा रहे हैं, और पिछले लगभग तकरीबन 100 साल से लगा रहे हैं। क्या IAS और IPS जो पेपर पढ़ के पास करके आए हैं, उनके भ्रष्टाचार में और जो जजेस का भ्रष्टाचार है, उसमें आप अंतर देखिएगा। और कितने प्रतिशत ज्यादा भ्रष्ट वो मिलते हैं जो UPSC की 2 किताबें पढ़ के और अपने आप को मसीहा समझने लग जाते हैं। वो बहुत एक अलग संदर्भ की बात है।
पेपर पढ़ के, 2 किताबों के रट्टा मार के आप न्याय नहीं दे सकते। मैं सुधारों का पक्षधर हूं। मैं न्यायालय के अंदर, न्यायपालिका के अंदर सुधारों को मना नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर पहले भी जूरी परंपरा थी, यहाँ पहले भी जूरी परंपरा थी। उस जूरी परंपरा को खत्म किया गया। आज वो जूरी परंपरा यूएस के अंदर है, हमारे यहाँ भी जूरी परंपरा होनी चाहिए। और मैं जिस धरती से आता हूं, मेरी धरती खाप की धरती है। हमारे यहाँ पर न्याय करने की जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका का प्रारूप है, वो बहुत बहुत प्राचीन प्रारूप है। मेरे यहाँ पर शुरुआत में हमारा गांव लेवल पे पंचायत होती है, आप उसको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट समझ सकते हैं। अगर वहां पर मुकदमा नहीं सुलटाई जाती तो उसके बाद आप तपे पे जाते हैं, तपे को आप सेशन कोर्ट समझ सकते हैं। तपे पर भी जब आपका मुकदमा नहीं सुलटता है तो आप खाप के पास जाते हैं, खाप को आप हाई कोर्ट समझ सकते हैं। जब खाप पर भी आपका मुकदमा नहीं सुलटाया जाता तो आप सर्व खाप पर जाते हैं, उस सर्व खाप को आप सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है, इसमें हर किसी को मौका मिलता है अपने विचार रखने पर। वो पूरी एक जूरी परंपरा है, वो जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ जस्टिस, वो जूरी का है। मैंने खाप को देखा है, खाप मैंने कवर किया है बीइंग ए जर्नलिस्ट। मैं खाप का विरोधी नहीं, लेकिन खाप उलूल जुलूल फैसले भी तो देती है। खाप बहुत सारे उलूल जुलूल फैसले भी देती है ना। पता है क्या होता है कुमार भाई? हाँ, हरियाणा में ना खाप के नाम पर कोई भी आदमी खड़ा होके और पटों पे हाथ मार के कह देता है ये मेरा फैसला है। पिछले दिनों आपने एक चाउमीन खाने का फैसला सुना होगा। वो आदमी जींद का ही था जिसने कहा कि चाउमीन खाने से बलात्कार होता है और मैं खाप का प्रधान हूं। उस आदमी की बिसात अपने खुद के घर में भी कुछ नहीं है। खाप का कोई भी आदमी खड़ा होकर अगर कहता है मैं खाप का आदमी हूं, और पिछले लंबे समय से खापों के ऊपर कांग्रेस ने लगातार कुठाराघात किया है। कांग्रेस के मैं एक पर्टिकुलर नेता का नाम तक यहाँ पे ले सकता हूं, रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला ने जो खापों के प्रारूप के ऊपर प्रहार किया है, उसके बाद इस तरह के लोग ही वहां पे बिठा दिए गए थे, जो लोग जींस पहनने। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि देश की न्याय प्रणाली, संविधान और हाल फिलहाल बीएनएस बना है, क्या ये खापों का जस्टिफाई किया जा सकता है संविधान में कि भाई ये सारे फैसले या तमाम नियम कायदे कानून पे दंड करना, छूट देना या तमाम तरह की चीजें, क्या ये संविधान के अंतर्गत है? क्या देखिए संविधान हमारा कुछ, मैं एक रिपोर्ट, खाप क्या बड़ा शानदार सवाल आपने पूछा। ये बहुत शानदार सवाल है और मेरा प्रिय सवालों में से एक है। बिल्कुल देश संविधान से चलेगा, लेकिन इस टाइम जो देश है ना, वो किस आधार पे चल रहा है? वो है दंडात्मक प्रणाली। आप जान के हैरान होंगे श्रीकांत भाई, राखी गढ़ी की यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने खुदाई करी, और दुनिया के अंदर पहली ऐसी संस्कृति मिली जिसके अंदर हथियार नहीं मिला आज तक। इतनी बड़ी संस्कृति, आपके पास हथियार नहीं, आपके पास फौज नहीं, आप कैसे चल रहे थे? इतनी बड़ी संस्कृति, उसकी बड़प्पन का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि उस वक्त पे, आज से 5000 साल पहले, उस संस्कृति के पास तांबे के सीवरेज थे। यह उस संस्कृति की महानता थी, उस संस्कृति की वैभवता और संपन्नता थी कि आज हम सीमेंट के पाइप नहीं दबा पा रहे हैं सीवरेज में, उन्होंने तांबे के पाइप दबा रखे थे। लेकिन उनके पास भी उस वक्त पे दंडात्मक प्रणाली नहीं थी। अगर हमें लंबे सुधारों की तरफ जाना है, अगर हमें इस पूरे के पूरे समाज को स्वचलित बनाना है, तो हमें दंडात्मक प्रणाली से हटना होगा। खाप दंडात्मक प्रणाली नहीं है, खाप जेल व्यवस्था नहीं है। खाप अगर जेल किसी को बनाती है, राखीगढ़ी सभ्यता से पुराने वेद है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। राखीगढ़ी सभ्यता में ही वेद, पुराने वेद है कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, वेद जो है, वेद की अगर मैं बात करूं तो राखीगढ़ी सभ्यता के लोगों ने ही वेद को रचा था। जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी, वो सरस्वती का घाट यही था। मैं आपको सामवेद का उदाहरण दूंगा, मैं आप सामवेद का उदाहरण दूंगा। राहुल, जब तक आप बात कर सकते हैं। हाँ देव जी, पहली बात तो ये जो भी बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि न्यायिक सुधारों पे और जो भी जज साहब पे, हाँ मैं वही, ये बात न्यायिक सुधारों की ही है राहुल भाई। आपने संदर्भ दिए,
लेकिन मुझे लगता है कि राखीगढ़ी या धोलावीरा ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के थे। सिंधु हाँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल। वैदिक सभ्यता अलग है। नहीं, वैदिक सभ्यता ही है। अभी पिछले 20 दिन पहले, मात्र और मात्र 20 दिन पहले ही जो लिपि थी, जो अब तक पढ़ी नहीं जा रही थी लिपि, वो लिपि पढ़ी गई है अब। और उस लिपि से पहले भी जो हमारे जितने भी डीएनए एविडेंसेस हुए हैं, वो डीएनए एविडेंसेस इस बात को इंगित करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यही वैदिक सभ्यता थी, यहीं से वेद फूटे हैं, यहीं से वो संस्कृतियां शुरू हुई हैं। जैसे जो जिस डीएनए की आप बात कर रहे हैं, जो एक डीएनए राखीगढ़ी से निकला और उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर उसका जो भी डीएनए की रिसर्च हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जो राखीगढ़ी और उसमें ऐसे कोरिलेशन कैसे कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है। राहुल भाई मैं 1 मिनट चाहता हूँ, क्योंकि मैं बनारस से हूँ, काशी का हूँ, और मेरे पास जो हाथ से लिखे हुए जो वेद है, यानी कि जो परंपरा से आते हैं, पांडुलिपियां, श्रुति, हाँ, यानी कि जो गुरु ने बोला, चेले ने समझा, चेले ने याद किया, फिर उसने अपने चेले को सुनाया। तो जो हाथ से लिखा हुआ वेद है, उस वेद की फोटो कॉपी मैंने बाइंडिंग करवा के रखी है, हाथ की लिखी हुई। और इसमें मैं आपको उदाहरण करता हूं, वेद में दंड का क्या विधान है, वेद में दंड का क्या विधान है, मैं इस बात को अभी यहाँ पर बताता हूँ, जब तक आप लोग अपनी बातों को करिए प्लीज। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वेद के अंदर जो दंडात्मक प्रणाली है, मैं वेद की दंडात्मक प्रणालियों को पढ़ चुका हूँ, मैं वेद की दंडात्मक प्रणालियों को खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं वो प्रणाली, आप राहुल भाई मेरे को 2 मिनट अगर आप देंगे तो मैं अपनी बात को पूर्णतः समझा पाऊंगा, ताकि दर्शक और आप सब भी उस बात को समझ पाए। मैं वेद की दंडात्मक प्रणाली को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे उस क्षेत्रपाल भैरव व्यवस्था का जिक्र करना चाहता हूं, जिस क्षेत्रपाल भैरव व्यवस्था के अकॉर्डिंग जेल नहीं थी, और बिना जेल के भी न्याय व्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ न्याय व्यवस्था थी। और जब जेल नहीं थी तो दंड का जो स्वरूप था वो बहुत अलग स्वरूप था। यहाँ पे ओपन जेल थी। अगर आप एक चीज आपने कभी सुनी होगी कि हुक्का पानी बंद कर दिया, आपने बिल्कुल लगातार आपने सुना होगा कि खापे हुक्का पानी बंद कर देती थी। हुक्का पानी बंद करने की बात को आप एक बार दिमाग में रखिए, और अब आप नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है ब्लैक मिरर, उस ब्लैक मिरर के ऊपर चले जाइए। ब्लैक मिरर के अंदर एक एपिसोड है जिसमें दिखाया गया है कि आगे आने वाले टाइम में जब हमारे सिर के अंदर चिप लगने लग जाएंगे, अब एलन मस्क ने न्यूरो चिप लॉन्च कर दी है, तो उन्होंने क्या किया है कि हुक्का पानी बंद करने का उन्होंने बना दिया कि वो आपके सेंसर्स बंद कर देंगे, तो आप अपने सामने ना किसी आदमी से बात कर पाओगे ना देख पाओगे। इस जेल के ऊपर और इन अपराधियों को सुधारना है हमने, तो अपराधियों की सुधार व्यवस्था के ऊपर क्षेत्रपाल भैरव व्यवस्था, आप जब भैरव स्तुति भी पढ़ेंगे इसमें, तो क्षेत्रपाल भैरव व्यवस्था जिसको हम दादा खेड़ा व्यवस्था कह के आज भी पूजते हैं, उस दादा खेड़ा व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं थी कि बिना दंडात्मक और सबसे कम दंड के साथ में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। आप जेल में भेज के किसी भी अपराधी को सुधार नहीं सकते हो। ये मेरा जो सबमिशन था वो ये था कि ये भी एक व्यवस्था थी, और आज की भी जो एक व्यवस्था है, हमें न्यायपालिका के अंदर आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। लेकिन किताबें पढ़कर अगर कोई न्यायाधीश बनेगा, मात्र और मात्र किताबें पढ़कर अगर न्यायाधीश का चयन होने लगा, तो यकीन मानिए कुमार भाई, यकीन मानिए राहुल भाई, भ्रष्टाचार नहीं, वो ऐसे ऐसे फैसले लेंगे उद्वेलित होकर। नहीं देव भाई, एक से पैदा नहीं होगा, वो व्यवस्था से पैदा होगा। सीखना पड़ेगा उसको न्याय, उसको बचपन से अपना। नहीं, वो जज के द्वारा जज की उत्पत्ति होगी, और वो सिल्वर स्पून लेकर आएगा और एक कमरे में 15 करोड़ लेके आएगा, फिर जैसे ही बनेगा तो उसको डबल कर देगा 30। नहीं भाई, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, देव जी कहना चाह रहे हैं कि न्याय एक चीज है, कुमार भाई को बताऊं, न्याय बचपन से सीखना पड़ता है, न्याय किताब पढ़ने से नहीं आता। राहुल भाई ने बिल्कुल सही कहा है। मैं बेशक नहीं भी गया खेतों में, और मैं तो उनके साथ में बहुत रहा हूं। मेरे बापू जो थे
मेरे बाबू खेती करते थे, मेरे पापा जो है पापा भी खेती करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे हम बाबू और पापा का थोड़ा सा हमारा वो चलता है। मैं जो हमारे ताऊ जी होते हैं, हम उनको ताऊ ना कह के बाबू कहते हैं। तो बाबू वगैरह मेरे खेती करते थे, तो मेरे लिए खेती आसान है आज भी। आप जब मेरे यहाँ पे आएंगे तो एक किताब पढ़ा हुआ जो वैज्ञानिक होगा, मैं उससे अच्छी खेती बिना पढ़े कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस में है, मेरे बिहेवियर के अंदर है। न्याय बहुत पेचीदा विषय है। न्याय इतना पेचीदा विषय है कि एक बार अगर न्यायिक व्यवस्था जो है हमारी गड़बड़ हो गई, तो उसके बाद उसको संभाला नहीं जा सकता। उसके बाद उसको अगर वो टूट गई, इराक इराक डिफरेंस है उनके साथ। इराक न्याय क्यूबा पेचीदा व्यवस्था नहीं है, न्याय पेचीदा हो ही नहीं सकता है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अपराधी नहीं है या जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, बस यही तो न्याय है। न्याय कुछ नहीं है, लेकिन न्याय पीड़ित कौन है? इसको पीड़ित कौन है इस चीज को? अब मैं एक छोटा सा सवाल आप दोनों से पूछता हूँ, पीड़ित कौन है? मैं दोनों से एक बड़ा रोचक मुकदमा एक रोचक मुकदमा यहाँ पे शुरू करते हैं। आप दोनों जज हैं हमारे, आप दोनों बेंच पर हैं, ठीक है? रोचक मुकदमा है, मैं मुद्दई हूं आपका, ठीक है? होता क्या है कि शादी होती है एक लड़के की और एक लड़की की। लड़का कहता है कि भैया ठीक है, हम है ना चलते हैं वहां पर हनीमून करने, लेकिन मेरी दोस्त भी साथ में जाएगी। साधारण बात है, ठीक है? मेरी एक दोस्त है, महिला मित्र, वो भी हमारे साथ हनीमून पे जाएगी, तो हम चलते हैं वहां पे। वो चले गए, साल 2 साल सारी चीजें चली, अच्छा हुआ। फिर एक दिन जो महिला थी, महिला ने कहा ठीक है दोबारा चलते हैं, लेकिन अब मेरा पुरुष मित्र भी साथ में जाएगा। ठीक है, पुरुष मित्र भी चला गया, सारी चीजें ठीक हो गई। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके घर से चेन गायब हो गई, सोने की एक चेन गायब हो गई घर से। अब मेरे को ये बताइए, पीड़ित कौन? जिसकी चेन गायब हुई है, पहली बात तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। दूसरी चीज देश में देखिए इसका लेना ही देना नहीं था चेन से। तो ठीक है, प्राकृतिक न्याय का बोध, देव जी, प्राकृतिक न्याय का क्या चेन से तो इसका लेना? जब वहां वो कोर्ट में मुकदमा पहुंचता है, तो दोनों के दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे को चेन का गुनहगार बता रहे हैं। जज साहब, प्राकृतिक न्याय का बोध हर एक इंसान में, वो पढ़े लिखे में भी, वो अनपढ़ में भी, न्याय इतनी दूसरा मैं इसका जैसे आपने उदाहरण देता बोला हूं, कि खाप पंचायत औरंगजेब में नहीं था प्राकृतिक न्याय। अलग भटक जाएंगे, जो खाप पंचायत जिसकी बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कोई डिग्री ली है क्या? उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है देव जी। वो खाप पंचायत प्राकृतिक न्याय की बात कर रही है ना, आप उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ। उसी को मैं सिर्फ खाप पंचायत हूँ, मैं खाप पंचायत का समर्थक नहीं हूँ। आपने बोला कि न्याय व्यवस्था बहुत, मैं आज खाप पंचायत, जो आज की खाप पंचायतें जो है, मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, मैं कतई समर्थक नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, छोड़िए, हो सकती है महाराज। अरे मेरे को अभी अलग चले जाएंगे। देखिए, अगर जज ही बनेगा तो मुझे लगता है कि राहुल और मैं नहीं, आप भी बन सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण है, आपको पता है प्राचीन जमाने में हमारे ना गुरुकुल होते थे के तौर पर, आपको पता है एक गरेड़िया, अच्छा मेरे को अनुमति आपको देनी पड़ेगी, मैं अनुमति चाहूंगा। नहीं राहुल, एक मिनट देव भाई, एक गरेड़िया का लड़का मिट्टी के टीले पर बैठकर न्याय दे रहा था, और कौटिल्य ने, जिसे आप कहते हैं चाणक्य, उसने देखा और उस व्यक्ति को राजा बना दिया, क्योंकि उसके न्याय के गुण और उसकी खूबियां पहचानी। तो मुझे लगता है उसका बाप जो है वो न्यायाधीश नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। इस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हमें एक दिन बैठ के तीनों को फिर से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, मैं फाइनल रिमार्क ले रहा हूं दोनों लोगों से। क्या जज साहब को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या मैं कहता हूं कि क्या विजिलेंस इस मामले की जांच करेगा? क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी, सरकार जांच करवाएगी? या आपको लगता है कि एक कमजोर कड़ी सरकार के हाथ में आई है, अब सरकार जो है कॉलेजियम को धीरे धीरे कहेगी हाँ भाई बहुत हो रहा था, यही 420 चल रही है क्या राहुल? देखिए, मुझे लगता है निश्चित तौर पे पहली बात तो जांच होनी चाहिए, दूसरा कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, और जज साहब ने जो गलती की है उनको नैतिक तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनको आगे बढ़ के ये बताना चाहिए था कि भाई गलतियां हुई, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं करके जो हठधर्मिता दिखाई है, ये एक तरीके से जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करती है। जैसे मेरे मन में जो प्रश्न थे अब वो और उद्वेलना के साथ बाहर निकल रहे हैं।
वैसे ही जनता के मन में जो प्रश्न होंगे और जो डिग्निटी उनकी डाउन हुई है इस पूरी व्यवस्था की, और वो जो धब्बा लगा है, वो जनता की नजरों में भी जो सम्मान था उसको पहले धीरे धीरे कॉलेजियम व्यवस्था से भी खो रहे थे, अब बहुत तेजी से खोएंगे। तो अब ये सही मौका है, सरकार के पास भी मौका है कि सरकार को थोड़ा इन पे लगाम लगाने की जरूरत है और कॉलेजियम को खत्म करने का सही मौका मिला है तो कॉलेजियम को खत्म करना चाहिए। अगर जो सरकार कर पाती है, देखिए बीजेपी ने कई बार प्रयास किया है कि भाई ये व्यवस्था को खत्म किया जाए कॉलेजियम को, तो सरकार ने प्रयास किया है, तो उस प्रयास पे अब सरकार मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और सरकार धीरे धीरे जुडिशरी के कान मरोड़ेगी। लेकिन इसके साथ सरकार को यह भी देखना होगा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार होने चाहिए, लेकिन साथ में पुलिस व्यवस्था में भी सुधार होने चाहिए, जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को भी इस तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देवलोहान जी फाइनल रिमार्क कीजिएगा, क्या सरकार ये काम करेगी? जस्टिस जो हमारे यशवंत वर्मा जी हैं, जिनके घर में ये सब कुछ हुआ है, निसंदेह उनकी जवाबदेही बनती है इस चीज के लिए, और वो अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। दूसरा, सरकार इस टाइम कॉलेजियम के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो उनके हाथ में है। तो अभी सरकार उस परिस्थिति में है कि वो लेन देन की परिस्थिति में आ चुकी है, और हर जगह की जो सच्चाई है वो यही होती है। मेरा फाइनल रिमार्क यही है कि आग के मन में पानी का डर बने रहना चाहिए, और यहाँ आग कौन है और पानी कौन है, दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं, और पूरक व्यवस्थाओं में एक दूसरे का भय उत्पन्न होगा तो गाड़ी अच्छी दौड़े। फिर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म, वो लगातार चलता है, और एक और शब्द आता है इसे कहते हैं जुडिशियल इलीगल इंक्रोचमेंट, ये भी एक शब्द आता है। खैर बहरहाल मुझे लगता है, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मुझे जहां तक सूचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे बीच मतभेद है, मनभेद नहीं है, और हमेशा हम एक मुद्दे पर क्लियर है, और वो है वंदे मातरम, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।